हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। दिस इज नीतीश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय प्यारा सा यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन को स्टार्ट किया। तो उस प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो था रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिकारक, उत्पाद और क्या था, रासायनिक समीकरण। तो कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों ने पिछले प्रीवियस क्लास में खत्म किया था? तो रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा था अभिकारक, इसी में था अभिकारक, उत्पाद, और हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था रासायनिक समीकरण। इसी में हम लोगों ने दो और चीज देखा था, एक शब्द समीकरण और एक देखा था इसी में हम लोगों ने सूत्र समीकरण। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक था। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण जो हम लोग लिखे थे, तो आज हम पढ़ने वाले कि उस रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे, मतलब अगर कोई अभिक्रिया दिया हुआ है हमारा, ठीक है, कोई भी एक अभिक्रिया दिया हुआ है तो उसको हम कैसे रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने का क्या तरीका होता है। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक ना, वैसे तो हम बताए ही हैं कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर से हम उसको देख लेते हैं एक अच्छे वे में कि हाँ कैसे लिखा जाता है फिर रासायनिक समीकरण को। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। यही आज का आपका टॉपिक। और रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट करके याद भी कर लिया होगा इस चीज को। ठीक है ना, तो रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम, ठीक है, क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके तहत आप लोग को समझाते हैं कि कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, बीच में तीर का साइन होगा, उसके बाद क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, ये किस तरह का समीकरण है। तो ये शब्द के रूप में हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में डोनेट कर दिए, अगर शब्द के रूप में डोनेट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। ठीक है, और इसी को अगर हम सूत्र में लिख देते तो सूत्र समीकरण कहलाता है। ये तो आपको पहले ही बता दिया, यानी सूत्र के रूप में लिखना रहता तो क्या करते हैं, Na+Cl, बीच में एरो का निशान, NaCl। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सूत्र समीकरण। तो ये तो हम आप लोग को बता ही चुके थे। तो इसी को हम एक क्या कहते हैं, लिख देते हैं वे में कि कैसे कैसे हम लिखे। तो क्या किए हैं, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि अभिकारक को, ठीक है, पहला नियम अगर लिखोगे तो पहला नियम लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को, पहला नियम में क्या लिखोगे, रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट साइड योग के साथ लिखते हैं। क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को क्या करते हैं, बाईं ओर योग के साथ यानी प्लस का चिन्ह देकर, ठीक है, योग मतलब प्लस के साथ लिखते हैं। ठीक है, प्लस देकर, देखो बीच में प्लस दिए हैं और उसके साथ क्या करते हैं, लिखते हैं। दूसरा में क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में, अगला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को किधर, दाईं ओर यानी
राइट हैंड साइड यानी राइट साइड में योग के चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया। अब क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ मिलता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। पिछले ही क्लास में बताया था आपको। तो ये तो उत्पाद हो गया। अब उत्पाद को क्या करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को दाईं ओर RHS मतलब दाईं ओर RHS लिख दिया। RHS योग के चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। योग के, तो यहाँ पर सिंगल कंपाउंड है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, योग के चिन्ह के साथ नहीं। अगर यहाँ पे एक और रहता कोई, तो हम फिर उसको क्या करते हैं, डबल के साथ दिखाते हैं। प्लस यहाँ पे साइन देते हैं, जैसे यहाँ पे दो था, सोडियम और क्लोरीन, तो बीच में प्लस का चिन्ह दिखाएं। यहाँ पर सिंगल है, इसलिए यहाँ पर सिंगल नहीं है, तो फिर इसको प्लस क्या दिखाएंगे, सिंगल जो बना सोडियम और क्लोरीन के मिलने के बाद सोडियम क्लोराइड बना, इसलिए सोडियम क्लोराइड है। अगर कोई कंपाउंड रहता है या कोई और एलिमेंट रहता, तो फिर हम क्या करते हैं, प्लस का साइन देकर, ठीक है, क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए। तो इरेज करते हैं और तीसरा नियम हम लिखते हैं। ठीक है, तो इरेज करते हैं इसको। तो इसे आप स्टॉप करके और नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। दो नियम हो गया। अब तीसरा नियम क्या बोलता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट इसी में क्या बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच तीर के निशान से दर्शाया जाता है। और यह तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जो अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच तीर के निशान से दर्शाया जाता है। ठीक है, अभी हम लिखे थे यहाँ पे क्या, Na+Cl था। ठीक है, अभी बना क्या था, NaCl। तो देखिए Na और Cl ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। उनके बीच तीर का एक एरो का निशान दिया जाता है, एक एरो का निशान से दर्शाया जाता है। और यह निशान क्या दर्शाता है, यह तीर क्या बताता है, तो यह तीर का जो सिरा है, ये सिरा आप देख रहे हैं, जो सिरा, ठीक है, यह क्या बताता है, अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। तो देखिए Na और Cl क्या कर रहा है, अभिक्रिया करके किस ओर NaCl बना रहा है, तो इस ओर। तो अभिक्रिया की क्या करता है, दिशा को दर्शाता है कौन, ठीक है, ये तीर का निशान। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच तीर के निशान से ठीक है दर्शाया जा रहा है। ठीक है, और यह तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, और यह तीर का सिरा किधर की ओर है, उत्पाद की ओर है। आप देख भी रहे हैं, यह सिरा किधर की ओर, उत्पाद की ओर है। और यह क्या दिखा रहा है, तो अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यही आपका रासायनिक समीकरण लिखने का नियम है। पहला नियम क्या था, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को, ठीक है, अभिकारक को किधर, तो अभिकारक को बाईं ओर, ठीक है, अभिकारक को किस ओर, तो बाईं ओर, ठीक है, प्लस के योग के निशान से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, उत्पाद को किधर लिखा जाता है, तो दाईं ओर लिखा जाता है, यानी राइट साइड लिखा जाता है। ठीक है, और योग के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यहाँ पे सिंगल है तो इसलिए योग नहीं लगा है। अगर एक और कोई कंपाउंड होता है या मैटर होता है तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेकर दिखते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे कैसे होता है। ठीक ना, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिए थे, Zn+H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बनाया था, ZnSO4 प्लस क्या बनाया था, H2। ठीक है, ये नहीं बनाया था Zn+H2SO4, तो ZnSO4+H2। तो देखिए उत्पाद में यहाँ पे दो ठो मैटर है, देख दो ठो है, तो इसमें क्या किया, योग के चिन्ह के साथ दिखाया कि नहीं, तो वही चीज बोला है। ठीक है, और तीसरा ये नियम हो गया। तो आप लोग को नियम समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग को सारा नियम समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो हम बोर्ड को इरेज कर देते हैं। तो हम
इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। अभी हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे का टॉपिक्स देखते हैं क्या है, ठीक है। तो इरेज कर देते हैं। तो आप लोग को रासायनिक समीकरण लिखने का पता चल ही गया होगा, ठीक ना। तो आगे एक टॉपिक और हम बताते हैं, वो टॉपिक छूट गया था पिछले क्लास में, लेकिन इस क्लास में हम उसको फिर से मेंशन कर देते हैं। क्या छूट गया था पिछले क्लास में? ये छूट गया था कि रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया अगर होगा तो क्या क्या चीजें होंगी। अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हमको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है, कैसे पता चलेगा? कुछ तो उसमें चेंजिंग आएगा, ठीक है। हम तो बताए थे कि चेंज को ही, परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर हम उसको देखें तो कैसे हमको पता चलेगा कि आखिर हाँ रासायनिक अभिक्रिया, कोई चीज को हमको देख कर बताना होगा तो कैसे हम बता सकते हैं कि हाँ इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण देखते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि किसी चीज में रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हो जाए। अवस्था में परिवर्तन तो समझ लो ना, स्टेट में चेंज हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में अगर परिवर्तन होता है, स्टेट में अगर चेंज इन स्टेट, तो हम बता सकते हैं स्टेट में तो होता है अवस्था, ठीक है। ये हो सकता है सॉलिड से लिक्विड बन जाए, ठीक है, लिक्विड से गैस बन जाए। तो अवस्था में अगर परिवर्तन होता है तो भी हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे कल हम एक एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन का एक एग्जाम्पल लिए थे उस समय की, जब क्या करते हैं, जल से क्या, जल से बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। तो जल क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड से किसमें, बर्फ में बन जाता है, तो ठोस। तो वहां पे क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक चेंज, क्योंकि फिर बर्फ को हम क्या कर सकते हैं, वापस से जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। और ये कैसा, इसमें अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि पहले क्या था, लिक्विड था, जल क्या था, H2O में था, और फिर H2O क्या हो जाता है, जल ही होता है लेकिन उस ठोस अवस्था में हो जाता है। ये लिक्विड में रहता है, फिर वहां पे जाके H2O ही रहता है लेकिन वो क्या हो जाता है, सॉलिड अवस्था में हो जाता है। जब वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, बर्फ यानी ठोस रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सॉलिड रहता है, ये लिक्विड रहता है। तो बस इसी चीज, अवस्था में परिवर्तन होगा तब पर भी समझेंगे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन। टेम्परेचर मतलब हो गया तुम्हारा क्या, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। तापमान में भी परिवर्तन होगा तो आप समझिएगा क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तीसरा आप कर सकते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तापमान में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, अगर रंग चेंज होता है, ठीक है, रंग में परिवर्तन, तो पर भी आप कहोगे कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चौथा आप कर सकते हो, ठीक है, गैस का उत्सर्जन, अगर गैस निकलता है, ठीक है, गैस का उत्सर्जन, तब पर भी आप कहोगे कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। पहला क्या, अवस्था में परिवर्तन होता है तो अब आप कह सकते हो कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तापमान में परिवर्तन हुआ है तब पर भी रासायनिक अभिक्रिया, रंग में परिवर्तन होता है तब पर भी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम गैस का उत्सर्जन दिखा देते हैं, Zn+H2SO4, यह सबसे एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीर का निशान दिखा है, ZnSO4 बना और यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है, H2 निकलता है, तो यहाँ पे गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है और एक रासायनिक अभिक्रिया है अभी, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं, ठीक है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया होने का क्या क्या कंडीशन है वो भी आप देख लिए कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है। या तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ठीक है, और क्या बोले, एक आपका गैस का उत्सर्जन। तो ये सब चीजें होगी अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो, ठीक है। अब आगे आपका लिखने का भी तरीका बता दिए थे। हाँ, और एक चीज और ध्यान देना, लिखने वाला में जो आपका रासायनिक समीकरण लिखने वाला में, उसमें क्या होता है, जो हम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी गैस का उत्सर्जन हो गया या दाब, या सबको कहाँ पे तीर जो देखते हैं ना, तीर उसके ऊपर लिखा जाता है। जैसे कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं AgCl, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, Ag+Cl2 में टूट जाएगा, ठीक है।
तो ये आप देख लिए कि सूर्य का प्रकाश और सनलाइट, यहाँ पे हम क्या कर दिए, तीर के निशान के ऊपर इसको दर्शाया। तो जो भी दाब हो गया, टेम्परेचर हो गया, या फिर सनलाइट लिख रहे हो, या फिर कोई भी कैटेलाइज्ड को भी लिख रहे हो, तो कहाँ पे लिखना रहता है, तीर के निशान के ऊपर लिखना रहता है। ये भी एक नियम में है, रिटन वाला नियम है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अब समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो वही हम आपको समझा रहे थे एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन को हम क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं। देखिए यहाँ पे 2 लगाए, देखिए यहाँ पे देखिएगा तो 2Ag है, इधर भी 2Ag है, Cl2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी Cl2 है। तो यहाँ पे रिएक्शन को क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं। अब कहिएगा कि बैलेंस क्या है, संतुलित इसको कहते हैं, बैलेंस्ड को, ठीक है। तो कहिए बैलेंस क्या है, तो आगे यही पढ़ना है आगे का टॉपिक में, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, समीकरण को क्या करना, संतुलित करना, यही आपका अगला टॉपिक है। तो आप क्या क्या टॉपिक में पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद, ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पता लगाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है, वो अभी बता दिया आपको। रासायनिक समीकरण देखनी है, रासायनिक समीकरण में शब्द समीकरण, सूत्र समीकरण देखनी है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं ये देखनी है। और अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है, बैलेंस्ड कैसे किया जाता है रिएक्शन को। जैसे कोई हमको रिएक्शन दे दिया, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपको, कोई एक रिएक्शन दे दिया, ठीक है, रिएक्शन में आपको दे दिया जैसे H2 प्लस Cl2, ठीक है, रिएक्शन दे दिया, और यहाँ पे क्या बना है, HCl, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, असंतुलित है, बैलेंस्ड नहीं है। जब देखिएगा आप कि यहाँ पे H2 में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ Cl भी कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक H है और एक Cl है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन जब ऐसे जब इसमें 2 लगा दिए, हम 2 लगा देते हैं, तो फिर ये रिएक्शन क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। तो यही पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको सवाल यही उठेगा आपके मन में कि हमको समीकरण को बैलेंस्ड करने का जरूरत क्यों है। पहला सवाल तो आपको मन में यही उठा होगा कि सर आप समीकरण को बैलेंस क्या करना चाहते हैं, ये तो ऐसा रहेगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप क्यों कहना चाहते हैं। तो इसका जवाब अभी हम आपको देते हैं कि क्यों समीकरण को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि समीकरण को बैलेंस करने का जरूरत क्यों है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, प्रीवियस क्लास में जाना होगा, 9वां क्लास में। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम में यह बताया जाता है कि ना तो द्रव्यमान का क्या होता है, ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। यानी द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। ये आपका पढ़े होंगे आप 9th क्लास में। तो इसी नियम को फॉलो करने के लिए, इसी नियम को क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, हम समीकरण को संतुलित करते हैं। इसका कहने का मतलब हो गया कि अभिकारक के तरफ का जितना भी, ठीक है, परमाणु का संख्या होगा वो रिएक्शन के बाद भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है, उतना ही संख्या होना चाहिए। यानी द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बोलता है कि कोई भी पदार्थ में द्रव्यमान का न तो क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है, और ना ही उसका सृजन हम कर सकते हैं। यानी द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो रिएक्शन के पहले जितना द्रव्यमान होगा वो रिएक्शन के बाद भी उतना ही होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, एक क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु संख्या, अभी मिटा दे, समान रहती है, ऐसे समीकरण को
संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? संतुलित तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए एक, ठीक है, जैसे में ले लीजिए आप लोग Mg प्लस O2 बनाया M0, तो इधर Mg प्लस O2 यहाँ पर 2 लगा दीजिए, हो गया आपका यहाँ पर 2। ठीक है, तो यह रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। इधर आप देखिएगा तो Mg के वो है 2 है, यहाँ पे भी 2 Mg हो गया, O2 कितना है? 2 है, O कितना है? 2 है, और यहाँ पे भी O कितना हो गया? 2 हो गया। तो यह रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के तरफ तथा उत्पाद के तरफ, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। तो इधर देखिए Mg कितना है? 2 है, तो इधर भी Mg कितना है? 2 है। O कितना है? 2 है, तो इधर भी O कितना है? 2 है। तो दोनों तरफ बराबर है, तो इसलिए इस समीकरण को हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आ गई होगी, तो इसको इरेज कर देते हैं। और अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि असंतुलित क्या होगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, इसको कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाली समीकरण। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है? तो यही चीज है कि वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, वैसे नहीं होती है, ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या क्या समान नहीं होती है, ठीक है, समान नहीं रहती है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिख लीजिए Mg प्लस O2, यहाँ क्या हो गया? MgO। ठीक है, Mg हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या समान है। Mg इधर 1 है, इधर तो 1 है Mg, लेकिन यहाँ O 2 है और यहाँ पे O कितना है? 1 ही है। तो ये इसमें परमाणुओं की संख्या समान दोनों तरफ नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण असंतुलित कहलाएगा या फिर कंकाली कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंकाली समीकरण को हमको संतुलित करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमको द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो करना है, इसलिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आपको समझ में आ गया होगा संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आज हम सोच रहे हैं कि इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल आप लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित करने के तरीकों को बताएंगे कि किस प्रकार रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा विधि है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का, ठीक है, मेथड क्या है और कैसे हम रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम इस चीज को देखेंगे और आज के लिए बस इतना ही। पर जाने से पहले हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, जो कि आपको बबलू सर भी मैथ के क्लास में किए होंगे, कि जो इस बार, ठीक है, इस साल 10th का एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, जो भी 10th क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग अलग से क्लास 10th का मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्विंग पेपर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्विंग पेपर, और फिर और भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन यहाँ पर जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हम उन लोग के लिए स्पेशल बनाने वाले हैं। ठीक है ना, तो उस चीज का वीडियो आपको संडे से मिलने लगेगा। ठीक है,
तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और अच्छा से अच्छा एग्जाम में नंबर लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।